हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं उन मेथड्स की जिनकी हेल्प से हम रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर, रेट लॉ। राइट नाउ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अगले मेथड्स डिस्कस करेंगे। तीन मेथड हम कर चुके हैं जिनका नाम था ग्राफिकल मेथड, दूसरे का नाम था इनिशियल रेट मेथड, थर्ड वन इज हाफ लाइफ मेथड। राइट, जिसमें टी हाफ हमने कहा था फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर नोट रेज टू पावर n माइनस 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कहूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैं बोलूंगा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नोट रेज टू पावर 1 माइनस n माइनस 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं ना, जो हमने हाफ लाइफ मेथड डिस्कस किया था, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नोट रेज टू पावर n माइनस 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। राइट, डायरेक्टली टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता हूं तो मुझे 1 अपॉन नहीं बोलना, डायरेक्टली बोलूंगा तो ये पूरी टर्म। तो ये हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ मेथड में, एन ऑर्डर होता है। इसी कड़ी में, राइट, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम फोर्थ मेथड पे आते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, राइट, रेट लॉ निकाल पाएंगे। ओके, किसी रिएक्शन का। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड, इंटीग्रेटेड, ये लास्ट टाइम हमने किसी और तरीके से लिखा था, वैसे लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड। देखिए बच्चों, मेथड समझने के लिए आपको उसका लॉजिक समझना होगा। देखिए हमारे पास, अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की बात करूं तो जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है k इक्वल टू 1/t आर नॉट माइनस आर। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए तो k जीरो लिख देता हूं मैं यहां। k फर्स्ट ऑर्डर के लिए वर्ल्ड फेमस 2.303/t log r नॉट बाई r, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/t तो रहेगा क्योंकि t और k कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, होना भी चाहिए। बिकॉज देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर n है मान लो। तो अगर k ज्यादा है, किसी रिएक्शन का k ज्यादा है, रेट कांस्टेंट ज्यादा है, ओके, हर एक रिएक्शन का अपना अलग रेट कांस्टेंट होता है, k सबका अलग अलग होता है। फिर आप कहोगे इसमें इसे कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज रिएक्शन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ k चेंज नहीं होता, बिकॉज कंसंट्रेशन के साथ साथ k चेंज नहीं होता। राइट, बट हर रिएक्शन का अपना अलग k है, रेट कांस्टेंट अलग अलग है। तो अगर किसी रिएक्शन का k ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो k ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। इसलिए आप इन दोनों को हमेशा इनवर्स में देखोगे, एक साथ नहीं देखोगे। राइट, ये इसके इक्वल टू में, आप अगर ये इस साइड है और वो इक्वल टू के उस साइड है तो ये दोनों इनवर्स मिलेंगे आपको, k और t। खैर, हमने बात की थी 1/r सेकेंड ऑर्डर के लिए माइनस 1/r नोट, ये है बच्चों, ये 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर। ओके, अब इस मेथड की कहानी सुनिए। देखो, मान लो आपको कोई डाटा गिवन है, डाटा गिवन है, क्या मतलब है? डाटा में क्या क्या दिया, लैब से हमें ये डाटा मिला, सपोज ये डाटा मिला। क्या डाटा मिला? ऐसे रैंडमली लिख दिया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट आपको समझना है इस डाटा की हेल्प से हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात, ये डाटा आपको दिया गया और जो लैब में गया था वो लैब से डाटा लेके आया, और ये कहा गया कि इस डाटा को देखकर ये बताइए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और इस डाटा को देखकर ये बताइए कि
ये इस रिएक्शन का के कितना होगा। मान लेते हैं ये रिएक्शन ये है जिसमें आर पी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन है, उसका डाटा ये है। ओके, आपसे क्या पूछा गया ये डाटा देकर, टाइम गिवन है और अलग अलग टाइम पे कंसेंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट की, मान लेते हैं 0 है यहां। ओके चलिए, तो ये डाटा आपके पास था और इसकी हेल्प से आपसे ऑर्डर और के पूछा है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ये रहता है, फर्स्ट ऑर्डर का ये रहता है, सेकंड ऑर्डर का ये रहता है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे आगे चलते जाएंगे एक्सप्रेशन। बट फिलहाल इन तीन एक्सप्रेशन से हमें इन एक्सप्रेशन से समझिए, टाइम 0 पे रिएक्टेंट इतना था, मतलब ये क्या है 5, ये 5 आर नॉट है। जब 0 टाइम का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ये इतना है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन उठाएंगे, ठीक है। इसके लिए के की वैल्यू निकालेंगे। मान लो यहां इसके लिए यहां से हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले टाइम होते होते 3 मिनट हो गए, तो टाइम की जगह रखेंगे 3। आर नोट कितना आएगा 5, ठीक है। और ये टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, तो 5 4 3 2 1, और ये हमारे पास आ गया 4। तो के की कुछ वैल्यू आई यहां से, ठीक है। अब हम अगला डाटा उठाएंगे, फिर हम टाइम की जगह क्या रखेंगे, अब 4 मिनट हो गए, इनिशियली तो 5 ही था, अब कितना हो गया 3। के की वैल्यू देखेंगे, क्या के की वैल्यू दोनों बार सेम आई। अगर के की वैल्यू दोनों बार सेम आई है तो ये रिएक्शन इस एक्सप्रेशन पे फिट बैठेगी, और अगर इस एक्सप्रेशन पे फिट बैठेगी तो यस ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आई रिपीट बच्चों, मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। अगर मान लो, अभी समझ में आएगा आपको, ये आर नॉट माइनस आर, अगर मान लो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दी जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, राइट। तो जब आप दो वैल्यूज को रखोगे तो हर बार के की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि जिस के का आप यूज कर रहे हो वो उस ऑर्डर का है ही नहीं जिस ऑर्डर की ये रिएक्शन है। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कोई डाटा देकर कि प्रूव करो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा है, राइट, ऐसे डाटा कोई दे दिया और ये कहा गया प्रूव कीजिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लोगे, ठीक है। के की वैल्यू निकालोगे अलग अलग जगह, 2 या 3 जगह निकाल दो, हर बार के की वैल्यू सेम आएगी। के की वैल्यू कब सेम आई, जब आपने उसे फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में वो वैल्यू रखी। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती तो हर बार के की वैल्यू अलग अलग आती। अगर वो सेकेंड ऑर्डर की है रिएक्शन है, आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दी, राइट, तो के की वैल्यू यहां कुछ और मिलेगी, यहां कुछ और, यहां कुछ और प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां के की वैल्यू इस डाटा के लिए कैसे निकालोगे। टाइम कितना हो गया, 3 मिनट हो गए, मान लो टाइम मिनट में है 3, आर नोट कितना था 5, आर कितना है, तीसरे मिनट पे आर कितना है 3, वो समझ में आ गया, सॉरी 4 है यहां, इसके लिए निकाल रहे हैं 4। तो यहां से ऐसे के की वैल्यू आएगी। अब यहां पे इसके लिए के की वैल्यू निकालनी है, जरा देखो टाइम कितना हुआ है, 4 मिनट हो गए जी। स्टार्टिंग में कितना था रिएक्टेंट, आर नोट 5 था जी, अभी कितना है 3 जी, तो ये के की वैल्यू हो गई। इसके लिए के की वैल्यू निकालोगे, कितना लिखोगे यहां, टाइम 5 मिनट हो गए, लोग इनिशियली कितना था 5 था जी, अभी कितना है 2 है जी, तो के की वैल्यू आ गई। तो अगर के की वैल्यू हर बार सेम आ रही है इस एक्सप्रेशन में रखने के लिए, इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा है। अगर के की वैल्यू हर बार अलग अलग आ रही है, इसका मतलब हम गलत एक्सप्रेशन को चूज कर रहे हैं, ये रिएक्शन किसी और ऑर्डर की है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि ये डाटा, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर नहीं है, प्रूव कीजिए। तो आप के की वैल्यू निकालोगे अलग अलग जगह, हर बार अलग अलग आएगी। अगर के की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर नहीं है, कुछ और है, राइट। तो ये है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ओके, वाइंड अप करते हैं, एक बार बात करते हैं कि ये मेथड कैसे काम करता है। आपको डाटा दे दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको उस डाटा की हेल्प से ये प्रूव करना होता है कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है।
ओके, आप रैंडमली एक एक करके पहले जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन उठाते हो, ये आर नोट आर टी की वैल्यू निकाल रखते हो, राइट, के की वैल्यू कुछ आती है, फिर दूसरे डाटा के पास चले जाते हो, उसी डाटा में जो दूसरी वैल्यूज है उसके पास चले जाते हो, फिर दोबारा से वो चीज दोहराते हो। अगर के की वैल्यू सेम आई हर बार, इसका मतलब आप सही ऑर्डर का एक्सप्रेशन चूज कर रहे हैं, ये इसी ऑर्डर की रिएक्शन है जिस ऑर्डर का ये एक्सप्रेशन है। और अगर हर बार वैल्यू अलग अलग आई तो कोई दूसरा ट्राई करेंगे, राइट। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट करो, हिट हो जाता है, सही है, नहीं तो दोबारा से ट्राई करो। यहां सही हो गया, जीरो ऑर्डर नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के पास चलते हैं। ओके, तो ये है बच्चों, याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, डाटा देकर कहा जाता है कि प्रूव कीजिए ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर जो भी है, तो आपको हर बार ये तरीका फॉलो करना है। ओके, तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या इंटीग्रेटेड रेट मेथड। तो जो लास्ट है ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, राइट। ओस्टवाल्ड हमारे भाई साहब का नाम है जिन्होंने मेथड दिया। ओके, चलिए ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी, और ये आपको प्रोडक्ट दे रही है, ये रिएक्शन ए बी सी रिएक्टेंट है। ओके, एंड रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K into concentration of A raised to power alpha, B raised to power beta and C raised to power gamma. ओके, इसे क्या कहते हैं, रेट लॉ। इस इक्वेशन को इस तरीके से जो रिएक्शन लिखी रहती है, सॉरी इक्वेशन लिखी रहती है, जो इक्वेशन लिखी रहती है उसे रेट लॉ कहा जाता है। तो ये रेट लॉ हो गया। अल्फा बीटा गामा हमें निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें आइसोलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये यहां पे रिएक्शन हो रही है, ए बी सी यहां तीनों है, हमने ए तो थोड़ा सा लिया और बी और सी को बहुत ज्यादा ले लिया। ए थोड़ा सा है, बी और सी बहुत ज्यादा है। अगर आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो बहुत ज्यादा कंटेंट में हो जाते हैं या कर देते हैं हम जिन्हें, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जाते हैं, मतलब वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। क्योंकि अगर आपने एक रिएक्टेंट बहुत कम कर दिया तो बी और सी तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो हमें ऐसा लगेगा ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, बी और सी तो ए है जो कम होता जा रहा है। भाई थोड़ा सा ए थोड़े से बी के साथ ही रिएक्शन करेगा, अब वहां बी बहुत सारा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई, एक मॉलिक्यूल तो एक से ही मिलेगा, या दो तो दो से ही मिलेगा, या दो एक से मिल रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं कि इसका ए का थोड़ा सा अमाउंट बी और सी के ज्यादा अमाउंट के साथ थोड़ी ना रिएक्ट कर पाएगा। वो तो भाई मॉलिक्यूल टू एक मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन करेगा या दो के साथ कर लेगा बस, राइट। तो ये इतने ज्यादा है कि इनका अमाउंट टाइम के साथ साथ हमें चेंज होता दिख ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए। अगर ये दोनों ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, के नोट कह देते हैं इसे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो ए को आइसोलेट कर लिया हमने, मतलब हमारा फोकस सिर्फ ए पे बचा। अब ए को डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ट्रिपल करेंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करेंगे, क्योंकि बी और सी तो ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि उनकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इंपैक्ट पड़ना है वो कांस्टेंट हो गया है, राइट। तो अब ए को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन देखी, ठीक है, ट्रिपल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन देखी, तो यहां से हमें अल्फा पता लग गया, राइट, ए का ऑर्डर पता लग गया। फिर अगली बार क्या करेंगे, अगली बार हम ए और बी को बहुत ज्यादा ले लेंगे तो सी का पता लग जाएगा, सी को आइसोलेट कर लेंगे। अगली बार हम किसको, ए और सी को बहुत ज्यादा लेकर बी को आइसोलेट कर लेंगे तो इससे बी का ऑर्डर पता लग जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, जिसमें हम अमाउंट को बहुत ज्यादा लेकर कुछ रिएक्टेंट को इतना ऐसा कर देते हैं कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, या मैं कहूं इंपैक्ट तो पड़ता है बट उसका जो इंपैक्ट है उसको हम कांस्टेंट करके दूसरे को बदल के देखते हैं कि उसका क्या असर पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके बच्चों, तो ये 5 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम ऑर्डर
रेट ला रेट कांस्टेंट निकाल पाते हैं. ओके, दैट्स इट बच्चों. थैंक यू वेरी मच.